हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचा जाए जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं अपना एक आशियाना खरीदने के लिए। तो क्या आप भी हैं कंसर्न कि ये जो न्यू अमेंडमेंट आई है कैपिटल गेन टैक्स की, कहीं ये इस एरिया को तो अफेक्ट नहीं कर रही? तो आप बिल्कुल सही हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अमेंडमेंट है सेक्शन 54 एंड 54F की, इसमें कवर होते हैं कौन से सिचुएशंस। अगर आपने अपना एक घर बेचा है और बदले में खरीद रहे हैं नया घर, या फिर आपने कोई अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो सारी एसेट, चाहे आपके स्टॉक्स हो, चाहे आपका गोल्ड हो, चाहे प्लॉट हो या बॉन्ड्स हो, अगर इन्हें आपने 2 ईयर्स से ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ था, तो अगर आप इन्हें बेच के बदले में लेते हैं एक नया घर, एक आशियाना, तो फिर सेक्शन 54 एंड 54F की जो अमेंडमेंट है वो आप पे लागू होती है। तो फटाफट से हम पहले जान लेते हैं कि ये चक्कर क्या है, जिन लोगों को हल्का सा आइडिया है, क्योंकि ये लेमैन को बहुत ही ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्ट करती है। हर इंसान का अपनी ज़िंदगी में सपना होता है एक घर बनाने का, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि कैसे हम अपने कैपिटल गेन को यहाँ सेव कर सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओल्ड रूल क्या था, पहले क्या था इस अमेंडमेंट से पहले। तो पहले रूल ये था, ये जितने भी सेक्शन आपको दिख रहे हैं तीनों, ये तीनों के तीनों सेक्शन में मैं सिर्फ यहाँ पे बात करने वाली हूँ सेक्शन 54 एंड 54F की। इसकी मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है, नो अमेंडमेंट्स। तो इसका मतलब जो कुछ पहले था वो एज इट इज़ ही रहेगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 54 की, इसको समझ लेते हैं। तो इसमें सिचुएशन क्या है, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपना एक घर बेचते हैं और बदले में लेते हैं एक नया घर, और ये जो आपने नया घर लिया है, ये इस घर को बेचने से, मान लीजिए कि इसको आपने 31/3/2023 को बेचा। इस नए घर को या तो आपने 31/3/2022 से 31/3/2023 के बीच में ही खरीद लिया था, ठीक है, टोकन अमाउंट दे लिया था, बुक सब कुछ कर लिया था, ठीक है, सिर्फ पोजीशन बाकी था, या पोजीशन भी ले लिया था तो भी, या फिर आपने जिस दिन इस घर को सेल किया उसके 1 साल बाद, यानी कि 31/3/2025 तक, 2 साल के अंदर अंदर, इसे बेचने से अगले 2 साल के अंदर अंदर आपने कोई नया घर खरीद लिया, ठीक है, या फिर आपने कहीं पे कुछ टोकन वोकन दे के ऑलमोस्ट सारा कुछ फिनिश कर लिया, या फिर 31/3/2026 तक आपने घर को कर लिया है कंस्ट्रक्शन के केस में उन्होंने 3 साल दिए हैं, और बाकी एक्विजिशन के या परचेज के केस में उन्होंने दिए हैं आपको पिछला 1 साल और अगला, क्योंकि वो बना बनाया तो उसमें उतना टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो अगर ऐसे किसी टाइम फ्रेम के अंदर ही आपने नया घर खरीदा है, तो यहाँ पे जो सेक्शन 54 था वो कहता था कि हम आपको इस घर में, जो आपका पुराना घर था, मान लीजिए कि आपने इस घर को बेचा था फॉर अ कैपिटल गेन ऑफ ₹10 करोड़, ठीक है, आपने जितने में भी इस घर को बेचा आपको कैपिटल गेन हुए 10 करोड़। अब जिन लोगों को नहीं पता कैपिटल गेन क्या होते हैं, तो मान लो इस घर को जब आपने ख़रीदा था उस वक्त आपकी बाइंग कॉस्ट रही, उसके बाद आपने इसमें छोटा मोटा कुछ काम कराया, वो आपने इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन या इम्प्रूवमेंट कराई, इस सब को मिला कर के आपको इसकी कीमत पड़ी थी कुछ 5 करोड़, ठीक है। लेकिन आपने इस घर को जब बेचा तो आपको इसके ऊपर मिले 15 करोड़, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस अमाउंट है इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म का कैसे होगा, अगर इस घर को आपने 2 या 2 से पहले ही किसी टाइम पे ले रखा था, मतलब 5-6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हैं, कम से कम 2 साल हो जाने चाहिए, तो फिर इस एसेट से ये जो कैपिटल गेन आने वाला है इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो आपके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, और आपने ये जो नया घर खरीदा है, ये घर आपने 10 करोड़ रुपीज़ का ही खरीद लिया है मान लीजिए, तो फिर आपका जो कैपिटल गेन था ना 10 करोड़,
उस पे आपको अब कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। ये गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था सो दैट कि जिन लोगों के पास एक घर बनाने की ही किसी तरीके से उन्होंने सब कुछ अपना लगा लोगों के एक घर ले लिया है, तो उनके ऊपर अननेसेसरीली कोई टैक्सेशन का बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो उनको जितना भी उसने पुराना घर बेच के जो कुछ भी पैसा लिया है वो एज इट इज़ अपना सारा पैसा नए घर में लगा सके। गवर्नमेंट उसमें कोई भी टैक्स नहीं ले रही थी। ये था सेक्शन 54, ठीक है। अब 54F थोड़ा सा डिफरेंट था। ये क्या कहता था? ये कहता था कि अगर आपने कोई भी असेट, स्टॉक, प्लॉट, गोल्ड, बॉन्ड, ये जो कुछ भी आपने खरीदा हुआ था, इसको आपने बेचा, ठीक है। सेठ भी ये सब कुछ मैंने बेचा, मेरी जो सेल्स प्रोसीड थी, इसे बेचने के जो मुझे पैसे मिले वो मिले 50 करोड़, ठीक है। और मैंने इस सब असेट्स को इंडिविजुअली जो जो भी इनकी एक्विजिशन कॉस्ट थी सब कुछ मिला करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी मेरी करीब करीब 25 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। सो ये जो 25 करोड़ थे ये आ गए मेरे कैपिटल गेन। अब यहाँ पे भी सेम फंडा है कि हमारी जो असेट है अगर वो लॉन्ग टर्म असेट है, तो मैं मान लेती हूँ ये सारी ही लॉन्ग टर्म असेट है, तो मेरा कैपिटल गेन भी किस नेचर का आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब यहाँ पे फंडा क्या था? जब हम 54 की बात करते हैं, 54 कहता है कि 25 करोड़ का आपका कैपिटल गेन है तो नया घर 25 करोड़ का ले लो, आपका कैपिटल गेन पूरा माफ़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 54F क्या कहता था? 54F कहता था कि नहीं भाई, चेंज है थोड़ा सा। आपको जितनी भी आपने सेल प्रोसीड ली, उस सेल प्रोसीड पे 25 करोड़ का आपके पास कैप गेन है, तो आप नए घर में कितना पैसा लगाओगे वो विद रिस्पेक्ट टू सेल प्राइस कितना कैप गेन आपको एग्जाम्प्ट मिलेगा। मतलब कि मैंने नए घर को खरीदते वक्त यहाँ पे जो पैसा लगाया वो लगाया सेठ भी 25 करोड़, ठीक है। नया घर मैंने 25 करोड़ का, तो अब मेरा 25 करोड़ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, 25 करोड़ ही मैंने नए घर पे लगा दिया, तो क्या मेरा पूरा का पूरा टैक्स माफ़ हो गया? मुझे कोई कैपिटल गेन नहीं बचा? नहीं। ये कहता है आपको 25 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ 50 करोड़ की सेल प्रोसीड पे, ठीक है। सो आपकी री इन्वेस्टमेंट कितनी है? 25 करोड़। तो इस 25 करोड़ के अंदर कैपिटल गेन कितना हिस्सा है? सो वो निकालेंगे हम इसे, ठीक है। सो ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करके बेसिकली हमारे पास आ जाता है हाफ ऑफ द प्राइस। इसका मतलब 25 का 2117.5 करोड़, ठीक है। सो अगर मैं इस नए घर में 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करती हूँ तो जो मेरा कैपिटल गेन माफ़ होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 17.5 करोड़, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव, फिर इसमें कोई लेना देना नहीं था, मतलब कि आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहता था, ये पूरा का पूरा जो 17.5 CR था ये मेरा माफ़ हो जाता था, ठीक है। और जो बाकी का पैसा बचता था, मतलब 25 CR में से 17.5 को अगर मैं माइनस कर दूंगी तो जो मेरा पैसा बच रहा है 7.5 CR, ये इस पे मुझे देना पड़ता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। सो इसका ही इसी सारे फंडे को टेक केयर करता था ये मेरे सेक्शंस। अब जो नई कहानी आई है इसको ज़रा याद रखिएगा, यहाँ पे 17.5 CR मेरा पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया है, ठीक है। अब जो नई कहानी आई है, नई कहानी क्या कहती है? पहले हम ओल्ड रूल को एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF अगर अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसकी उम्र 2 साल या उससे ज़्यादा है के बदले में कोई रेजिडेंशियल हाउस ले लेता है, तो वो रेजिडेंशियल हाउस इस टाइम पीरियड के बीच में अगर उसने खरीदा तो उसको एग्जम्प्ट हो जाएगा जितना भी पैसा उसने नई एसेट में लगाया या कैपिटल गेन जो भी कम होगा, मतलब कि जो भी अमाउंट कम होगी। तो हमारा यहाँ पे क्या था? 10 करोड़ का हमारा कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो मेरा न्यू घर में इन्वेस्टेड था ये भी 10 करोड़ था। तो न्यू इन्वेस्टमेंट और जो आपका कैपिटल गेन विच एवर इज लेस, तो दोनों इक्वल है, तो मेरे को पूरा 10 करोड़ का यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिल रहा था, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं 54F क्या कह रहा था। ये कह रहा था कोई भी इंडिविजुअल या HUF अगर कुछ भी बेचता है एनी लॉन्ग टर्म एसेट जिसकी उम्र 2 साल या उससे ऊपर है और बदले में वो एक रेजिडेंशियल हाउस को ले लेता है और क्राइटेरिया सेम रखा हुआ है, तो उसको माफ़ हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट जो उसने की डिवाइडेड बाय सेल प्रोसीड ऑफ द ओरिजिनल। इसका मतलब अगर उसने यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट, ये जो कुछ भी उसने बेचा इसके बदले में जो नया घर लिया,
तो उसकी सेल प्रोसीड में से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस रिस्पेक्ट में कि कितना उसने नए घर में इन्वेस्ट किया, प्रोपोर्शनेटली ही कैपिटल गेन का उसको बेनिफिट मिल रहा था। अब न्यू रूल जो आया है 2023 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर 54F बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बदले में नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, किसी भी एसेट के बदले में नई हाउस प्रॉपर्टी, तो एग्जम्पशन अमाउंट होगी सिर्फ 10 CR। एग्जम्पशन अमाउंट होगी कितनी, 10 CR। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं इसी पे ले जाती हूँ आपको, क्योंकि यहाँ मैंने एग्जाम्पल बता दिया है। जब मैं बात कर रही थी 54 की, तो 10 CR का मुझे पूरा बेनिफिट 10 CR मिला। तो अब मुझे कुछ नहीं देखना है, ये दोनों चीज़ें ही देखनी थी। लेकिन अब तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ देखनी होगी वो देखनी होगी सेक्शन 54 अमेंडमेंट, कि यहाँ का क्राइटेरिया भी मैच हो रहा है। तो उसने कहा कि मैक्सिमम एग्जम्पशन इज़ 10 CR। सो मैंने कहा क्या ये बिलो और इक्वल है 10 CR के, तो द आंसर इज़ येस। तो मेरे को यहाँ पे ये पूरी एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, अगर वो अमाउंट मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे मेरा होता 12 CR और मैंने री इन्वेस्टमेंट भी पूरा 12 CR का कर दिया, तो ओल्ड रूल मुझे कह रहा था कि मुझे 12 CR का ही एग्जाम्पशन मिलेगा, जबकि न्यू रूल मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 12 CR और मैक्सिमम एग्जाम्पशन इज़ 10 करोड़। तो आप इन दोनों को वेरीफाई करो, मैक्सिमम इज़ मतलब मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है 10, तो क्या 12 इज़ मोर देन 10, यस। तो आंसर इज़ यस। तो इसका मतलब मुझे 12 की यहाँ डिडक्शन नहीं मिल सकती, यहाँ मेरी एग्जाम्पशन होगी 10 करोड़ की। इसका मतलब क्या 2 करोड़ का मुझे यहाँ नुकसान होने वाला है, यस। ये जो मेरा 2 करोड़ है इसके ऊपर मुझे देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स, राइट। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद अगर हम सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे जब मैं देख रही थी तो मेरे 25 करोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट जब यहाँ कर रही थी तो मुझे 17.5 CR का कैप गेन का एग्जाम्पशन मिल रहा था, और टैक्स कितना हो रहा था, 25 करोड़ में से माइनस 17.5, तो इसका मतलब 5 और 7.5 CR मेरा टैक्स हो रहा था। लेकिन अब अगर मैं इसी को अप्लाई कर दूँ रूल को, तो क्या सिचुएशन हो गई मेरा ओल्ड बेनिफिट जो था वो कहता था मुझे जितना मैंने री इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से 17.5 का मुझे एग्जाम्पशन मिलेगा, और जो मेरा कैपिटल गेन टैक्स है वो हो जाएगा 7.5 CR का, राइट। लेकिन इसी सब सिचुएशन को सेम रखते हुए न्यू सिचुएशन क्या कहती है कि आपको मैक्सिमम जो मिल सकता है एग्जाम्पशन वो है 10 CR। इसका मतलब कि जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस कितना हो गया, अब 25 आपका था, 25 करोड़, ठीक है, उसमें से सिर्फ 10 का आपको बेनिफिट मिला, तो रेस्ट 15 करोड़ आपके लिए क्या हो जाने वाले हैं, कैपिटल गेन टैक्स में चले जाने वाले हैं। तो क्या इससे टैक्सेशन बर्डन बढ़ गया? ऑफ कोर्स। जिन लोगों की प्रॉपर्टी थोड़ी सी हायर एंड में है और कैपिटल गेन्स इस 10 करोड़ से ऊपर की कैटेगरी से जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों को यहाँ पे लॉस होने वाला है। सो जनरली अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो 54F वाला है ये सिर्फ इस चीज़ पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये प्रपोर्शन आपको हर फिगर के साथ मैच करनी होगी और टू दैट रिस्पेक्ट ही आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक रिवीजन देती हूँ जिसमें आप कोशिश करना कि आप मेरे साथ ही इसको करने की कोशिश करें। मान लीजिए मैंने बेचा है 20 करोड़ में और इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 करोड़, ये है सेक्शन 54, और मैंने जो नया घर लिया है वो 8 करोड़ का लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे पहली सिचुएशन में मेरे पास कैपिटल गेन जो है उसकी एग्जम्पशन कितनी होने वाली है, तो एग्जम्पशन का मतलब क्या है, अब मैं न्यू रूल लगाऊंगी, ओल्ड नहीं लगाऊंगी। तो न्यू रूल के हिसाब से क्या होगा, कैपिटल गेन को चेक करो विद द री इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है। सो ये इससे कम है तो जितनी है उतना ही आपका होगा 8। अब 8 को चेक करना है मुझे अमेंडेड रूल के साथ कि 54 में मैक्सिमम कितना ले सकती हूँ, तो 10 है। तो यहाँ पे 8 करोड़ की मेरी एग्जाम्पशन है और जो कैपिटल गेन टैक्स हो जाने वाला है वो कितना है, 2 करोड़ का।
ठीक है। ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में देखती हूँ कि 10 करोड़ का कैपिटल गेन था, लेकिन मैंने उसे नए को खरीदा है 15, मैंने उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे लिए, यहाँ पे मेरे लिए चेंज आ जाएगा थोड़ा सा सिचुएशन में, और यहाँ होगा 10, 15। सो मेरे को मैक्सिमम जो मिल सकता है वो कितना है, 10 करोड़। और जब मैं बात करती हूँ सेक्शन 54 की, वो भी कहता है मैक्सिमम आपको 10 करोड़। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? यस। तो यहाँ मेरी जो डिडक्शन रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 करोड़ की। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ कुछ टैक्स होने वाला है? द आंसर इज नो, क्योंकि कैपिटल गेन तो सारा यूज़ हो गया, मैंने उससे ज़्यादा ही पैसा लगाया 5 CR। ठीक है, तो मेरा खर्चे पे अभी कोई टैक्स नहीं लग रहा है ठीक है, इनकम पे ही लगता है। तो यहाँ पे मेरे को इस पर कुछ नहीं टैक्स पे करना है, और मेरा कैप गेन भी पूरा का पूरा यूज़ हो गया। तो इस सिचुएशन में, सेकेंड वाली सिचुएशन में मेरे कैप गेन के ऊपर कोई भी टैक्सेशन नहीं आएगा, जबकि फर्स्ट सिचुएशन में मेरे पास 2 CR के ऊपर कैप गेन टैक्स आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही मैं 54F की बात करती हूँ। तो 54F में मेरे क्राइटेरियाज देखिए, मेरे 20 CR की मैंने जो था वो बेचा था। मैं यहाँ मान लेती हूँ उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो थी वो मेरे लिए थी करीब 5 CR। तो मेरे पास 15 CR जो था वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब अगर जो मैंने नया घर खरीदा है, मान लो वो मैंने सिर्फ 5 करोड़ का खरीदा है। ठीक है, सो 5 करोड़ में मेरे पास एग्जम्पशन क्या होगी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किस अमाउंट पे पड़ेगा। ठीक है, सो 5 CR। तो अगर 20 करोड़ की ज़मीन पे मेरे कैप गेन 20 करोड़ की वर्थ जो सेल प्रोसीडर्स पे मेरे कैप गेन 15 करोड़ है, तो 5 करोड़ पे कितना होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं फटाफट से। ये हो जाएगा 3.75। ठीक है, तो 3.75 इज़ द एग्जम्प्ट अमाउंट जो मेरी एग्जम्प्ट होगी कैप गेन में। और मेरे लिए जो टैक्स लगेगा वो कितने पे लगेगा, 15 माइनस 3.75। इसका मतलब 11.25 CR के ऊपर मुझे क्या देना होगा, टैक्स देना होगा। ठीक है, ये इसमें मुझे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको इससे ज़्यादा की वर्थ पे बेच दिया, मान लो 20 करोड़ की ही मेरी ये थी सेल प्रोसीड, मैंने पूरा 20 करोड़ ही घर में लगा दिया, नेक्स्ट वाले में कुछ बचाया नहीं। अब मेरी क्या एग्जम्पशन हो सकती है, सो 15 करोड़ मुझे कैपिटल गेन मिलता है 20 लाख की सेल प्रोसीड पे, तो मैं 20 करोड़ ही इन्वेस्ट कर देती हूँ, तो मेरे पास 15 करोड़ का पूरा बफर अवेलेबल है। तो 15 करोड़ की मेरे को एग्जम्पशन मिल सकती है, बट एज़ पर अमेंडमेंट मुझे मैक्सिमम जो मिल सकता है एग्जम्पशन दैट इज़ 10 करोड़। तो इसका मतलब 5 करोड़ का यहाँ पे भी मेरे को कैपिटल गेन टैक्स के अंदर जाएगा अमाउंट। आई होप विद दिस एग्जाम्पल्स और इस पूरी डिटेल के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो भी आप अपना डिसीजन लेंगे सेल्स के दौरान, तो उसमें इस सारे फैक्टर को आप ज़रूर कंसीडर करिएगा। इसको समझते वक्त अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।